हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। जी हाँ, अभी तक हम लोगों ने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेशल। जी हाँ, आप जानते हैं ये प्रैक्टिस सेट मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिसेंट के जो एग्जाम्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए कंप्लीट किया है और ये प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला आपको आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इसी प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए। निश्चित तौर पर आप अपने एग्जाम में आने वाले कम से कम 50% क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे नियमित तौर पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त एप्लीकेशन आ चुका है। अपना एप्लीकेशन पर सारा जो है PDF टेस्ट और सारी जो है वीडियोज बहुत व्यवस्थित तरीके से रख दी गई। आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसका मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और आप प्ले स्टोर से जा डाउनलोड कर सकते हैं प्रमोद पाल GIC टीचर नाम से। ठीक है। और आप जानते हैं मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है जो सुबह में 7 बजे प्राप्त होती है। तो आप इन सारी चीज़ों का लाभ उठाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन आप यूज करें या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लें। नंबर है 9565272442। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन। पहला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इसे सही कालानुक्रम में सबसे पहले से लेकर आखिरी तक व्यवस्थित करना। यहाँ पर ये देखिए, ये है भैया आपके GIC अल्टीग्रेड 2025 का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रिसेंट के एग्जाम्स और यहाँ पर जो मैं चीज़ें फैक्ट डिस्कस करूँगा वो आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी आपने देखा था ना, अल्टीग्रेड का पेपर हो रहा था, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनसे संबंधित क्वेश्चन एक पेपर में आया तो अगले पेपर में उसी संबंधित फिर आ गया था। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो श्रृंखला है ना आपके लिए रामबाण साबित होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, जी हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST इन जो है इन इंडिया। भारत में GST की शुरुआत। ठीक है। भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत। भारत में नाबार्ड की स्थापना। ये कूट है, इन्हीं कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है। ठीक है। जो यहाँ पर देखिए भैया, जो सही विकल्प है वो है 1 3 4 2। जी हाँ, अगर आप देखें तो सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? भारत में पंचवर्षीय योजना। ये कब हुआ था? 1951 में। ठीक है। हमारे देश के आज़ाद होने के तुरंत बाद ही, यानी जो है जब संविधान लागू हुआ था उसके तुरंत बाद। इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में। इसका मुख्य उद्देश्य जो है युद्ध और विभाजन से प्रभावित अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और कृषि क्षेत्र का विकास करना था। ठीक है। अब हम बात करें अगर अगला नंबर, तो भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत। सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत कब होती है? 1969 में। ये देखो, अलग अलग क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के ऐतिहासिक राष्ट्रीयकरण के साथ वर्ष 1969 में हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब जो है राष्ट्रीयकृत किया गया था वाणिज्यिक बैंकों का। ठीक है। तो ये 19 हो जाएगा। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार होते हैं, आप इसको ध्यान रखें। भारत में नाबार्ड की स्थापना। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। कब? 1982 को। तो अगर हम देखें तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर भारतीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड NABARD की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब आता है अंतिम नंबर, भारत में GST की शुरुआत। ये कब हुआ था? अभी 1 जुलाई 2017 को, बहुत रिसेंट में। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी प्रमुख जो है घटनाएं रही। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत POK में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का कूट यानी कोड नेम। देखो, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार जिक्र भी किया है, एक बार फिर से आपको देखने को मिल गया। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द मिलिट्री एयर ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्म फोर्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इन मई। और ये आपके अल्टीग्रेड में पूछ लिया गया था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन अजय। तो जो है यहाँ पर सही विकल्प है ऑपरेशन सिंदूर। आंसर आपको पता हो कमेंट में जरूर करते जाइए। देखो, इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं उनको आप जरूर याद रखना, हो सकता है उनसे पूछा जाए। जैसे 22 अप्रैल 2000 कहाँ पर हुआ था? पहलगाम में भीषण आतंकवादी हमले के जवाब में ये काम किया गया था। तो ये डेट भी पूछा जा सकता है, कब ये घटना हुई थी? 22 अप्रैल। ठीक है। तो इतना आपको जान लीजिए। भारत सरकार सशस्त्र बलों ने 6-7 मई को, डेट भी पूछा जा सकता है कब ये ऑपरेशन हुआ था? तो 6-7 मई को। ठीक है।
और जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसमें जो ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, यानी आतंकवादियों को लश्कर ए तैयबा के जो प्रमुख ठिकाने थे उन पर क्या करना था, उनको नष्ट करना था। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखो यहाँ पर ये है रामसर स्थल। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? पूर्व सरोवर, समसर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सूरीसर मानसर झील। ठीक है, देखो ये यूपीपीसीएस के 2021 एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है सूरीसर मानसर झील है। ठीक है, ये है आपका सही विकल्प। तो अगर हम देखें आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए स्थापित जो रामसर स्थलों में सूरीसर मानसर झील है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। ठीक है, अन्य जो ये भी और ए भी और ए भी ये तीनों कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के में है। अगर हम बात करें समसर पक्षी अभ्यारण्य का तो ये रायबरेली जिले में है। ठीक है, और सरसई नावर झील ये कहाँ पर है भैया? ये इटावा जिले में है, एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्या राजा को पकड़ लिया? Which one of the following Chol king destroyed the Chera navy at त्रिवेंद्रम and then captured the Pandya king? देखिए ये आर ओ 2025 के एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, इस टाइप राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राज जो है प्रथम कुलोतुंग फर्स्ट या कुलोतुंग कह सकते हैं। तो आपको देखना है, सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प है राजा प्रथम। क्या है? राजराजा प्रथम। महान चोल सम्राट राजराजा प्रथम जो कि 985 से, इसका समय भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 1014 तक, जितना हो सकता है आप लोग उतना ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन उसी समय तुरंत याद हो जाए, हो सकता है बात, लेकिन आप अगर देखे रहेंगे समझे रहेंगे तो चीज़ें आपको बहुत काम आएंगे आपके एग्जाम में। अगर ये बात करें राजराजा प्रथम ने अपने सैन्य अभियानों के दौरान कंदलूर सैल्वे के ऐतिहासिक नौसैनिक युद्ध में शक्तिशाली चेरा नौसेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ठीक है, इस महत्वपूर्ण विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कंदलूर सैले कलमरलू की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, हालांकि आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे कम नगरीकृत है? देखो ये क्वेश्चन पूछ लेगा भैया कम नगरीकृत की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीस्ट अर्बनाइज्ड? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। आंसर करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है पश्चिम बंगाल। जी हाँ मेरे भाई, आप देखें यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो दिया गया विकल्प है उनमें से आपका सही आंसर है। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में जो पश्चिम बंगाल है इसमें अगर आप देखें तो सबसे कम नगरीकृत है। अगर हम बात करें मिजोरम का, तो मिजोरम में जो नगरीकृत है वो है 52.11%। ठीक है, नगरीकरण है। अब उसके बाद पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल 31.87%। कितना? 31.87%। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश जो कि मतलब डिवाइड नहीं था, क्योंकि तेलंगाना अब डिवाइड हो चुका है, तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो 33.36%। ठीक है, अब उसके बाद हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा भैया 34.88%। 34.88%। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे कम नगरीकरण हुआ। और अभी भी जो है पश्चिम बंगाल की 68.13% जो आबादी है वो कहाँ रहती है? ग्रामीणों में निवास करती है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पादन को हरित स्वर्ण कहा जाता है, यानी ग्रीन गोल्ड? ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन गोल्ड? ये देखो आप देख ही रहे हैं, बांस, कॉफी, बासमती चावल, आम, मैंगो। आंसर करना है सही विकल्प। सही विकल्प है बांस, बैम्बू। बैम्बू को क्या कहा जाता है? जो है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, बांस को विश्व भर में विशेषकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इसके अत्यधिक आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व के कारण इसको हरित गोल्ड कहा जाता है। नुकसान इससे कुछ भी नहीं, पर्यावरण को सुरक्षा है। ठीक है, और फायदा है, संज्ञा दी जाती है। बांस की वृद्धि दर दुनिया के किसी भी अन्य पौधों की तुलना में सबसे अधिक होती है। यह अपनी कटाई के बाद बिना दोबारा बीज बोए अपने आप उग जाता है, मतलब इसमें लगाना नहीं है। ठीक है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हस्तशिल्प, ठीक है, आप जानते हैं टोकरी हो गया,
और तमाम जो है घर बनाने के लिए बांस का इस्तेमाल किया जाता है, कागज़ का निर्माण के लिए किया जाता है, भवन निर्माण के लिए किया ही जाता है, कार्बन सिंक के रूप में पर्यावरण को स्वच्छ रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरीके से इतना ध्यान रखें भैया, ठीक है। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्यों ऐसा है, तो ये आप जानते रहे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड? देखो ये एलटी ग्रेड 25 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए द सदर्न अटलांटिक सी रूट, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो आप जानते हैं और कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये आपका सबसे व्यस्ततम, ठीक है, सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। अगर हम बात करें संपूर्ण विश्व का सबसे, यह जो मार्ग दुनिया के 2 विकसित अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्रों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को पश्चिम यूरोपों के देशों से सीधे जोड़ता है, ठीक है। इन दोनों महाद्वीपों के बीच भारी मात्रा में निर्यात, वस्तुओं, मशीनरी, कच्चे माल और रसायन का व्यापार होता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 1/4 से अधिक हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय तिब्बतीय अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टाइबेटन स्टडीज सारनाथ वाराणसी एस्टैब्लिश्ड? 1968, 1967, 1988, 1921? इंपॉर्टेंट है, बताना है भैया आपको आंसर। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका 1967, ठीक है। 1967 क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये है, अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो ये कहाँ पर है? वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। कब? 1967 में, ठीक है। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और परम पावन जो है 14वें दलाई लामा के आपसी विचार विमर्श और प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्वासित तिब्बती युवाओं को शिक्षा प्रदान करना और तिब्बत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भाषा, धर्म और संरक्षित करना है। 1988 में इसे डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन इसकी मूल स्थापना वर्ष 1967 ही है, ठीक है। चलो भैया, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? मनरेगा प्रोग्राम वाज ब्रॉट टू इम्प्लीमेंट व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 43, 45, 47, 50? आंसर करो, ठीक है भाई फटाफट। मैं जानता हूँ आप अगर एप्लीकेशन पर आप इसको देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल या जो है किसी बुक में आप इनके आंसर को लिखा करें। लिखने से चीज़ें आपको लंबे समय तक याद होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ, वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर ये सब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, तुरंत करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्रों है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 43, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना मुख्य रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 को धरातल पर लागू करने का एक वैधानिक साधन था। अनुच्छेद 43 राज्य को यह निर्देश देता है कि सभी श्रमिकों को कार्य, एक निर्वाह मजदूरी और एक शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, और मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के समय जो है सवैतनिक रोजगार की गारंटी देकर इसी लक्ष्य को पूर्ति करता है। चलो, ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? विथ रेफरेंस टू ऑपरेशन ओलिविया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट या इज करेक्ट? यह उड़ीसा के तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षकों की एक पहल है। ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है। आंसर करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर ओनली टू 1 and 2 नाइदर 1 nor 2 ओनली 1, ठीक है। आंसर करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है केवल 1, ठीक है, केवल 1, ये है आपका डी आंसर। हम देखें यहाँ पर ये यूपीपीसीएस में इसी तरीके से आपका आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है। और अभी रिसेंट का एग्जाम यही हुआ, तो ध्यान रखना भाई, आपका एग्जाम चाहे आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं या जैसे लेक्चरर, आपका एग्जाम एक बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम है, जिसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो केवल एक यह उड़ीसा के तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षकों की एक पहल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, हुज स्टेटमेंट इज दिस? डी बसु, के एम मुंशी, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ए के अय्यर साहब?
तो देखें ये सही विकल्प है। ये क्या है, भीमराव अंबेडकर साहब का कथन है। किनका, भीमराव अंबेडकर साहब का। यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कथन भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है। संविधान सभा में बहस के दौरान अंबेडकर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के किसी तंग या कठोर ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है, चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल वाज assumed बाय हर्ष? परम भागवत, परम सौर, परम सौगात, परम माहेश्वर। आंसर करना सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही विकल्प थी परम माहेश्वर। यह उपाधि उन्होंने जो है यहाँ पर देखिए कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी, तो परम माहेश्वर के। वर्धन वर्ष के महान सम्राट हर्षवर्धन, जिनका कार्यकाल देखें तो 606 से लेकर, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, 606 से 647 तक। ठीक है, ये जो है उन्हें अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में स्वयं को भगवान विश्व का एक अत्यंत समर्पित भक्त घोषित किया था। इसी कारण से उन्हें परम माहेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी, जिसकी पुष्टि ऐतिहासिक बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख और मधुबन अभिलेख से भी होती है। ठीक है, यद्यपि जीवन के उत्तरार्ध में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के प्रभाव और कन्नौज सभा के बाद उनका झुकाव महायान बौद्ध धर्म और की ओर जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन उनकी राजकोषीय मोहरों और अभिलेखों में उनकी परम माहेश्वर की उपाधि सबसे प्रामाणिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, एड्रेस बिट्स होता है। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बिट 48 32 64 128 आर में पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है 48। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क यानी MAC यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक अद्वितीय हार्डवेयर पहचान करता है, यानी हार्डवेयर आइडेंटिफायर है, जो नेटवर्क इंटरफेस यानी NIC के निर्माण के समय निर्माता द्वारा असाइन किया जाता है। मानक के रूप में MAC एड्रेस 48 बिट्स यानी 6 बाइट लंबा होता है। चलो आगे देखो, गिजाली किसके काल के प्रसिद्ध कवि थे? ठीक है, गिजाली वाज फेमस पोएट ड्यूरिंग हुज रीजन? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जहांगीर, अकबर। आंसर करना सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है अकबर। जी हाँ भैया, अकबर। ध्यान रखना, ये देखो अकबर एक बहुत ही महान राजा रहा। ठीक है, फेमस रहा। गिजाली, जिनको ख्वाजा गजाली मसहदी मध्यकालीन भारत में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अत्यंत प्रसिद्ध और सम्मानित फारसी कवि थे। ठीक है, उनका असाधारण काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने उन्हें मुगल सम्राट के प्रथम राजकवि या मलिक उस सुवरा की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया था। उनका काव्य सूफीवाद और दर्शन से गहराई से प्रभावित था। गजाली के बाद ही फैजी को अकबर के दरबार में अगला राजकवि नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलो प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम निकलता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज आर रिलीज्ड इन द स्टमच ऑफ प्रोटीन एंड डाइजेशन? ठीक है, यहाँ पर देखिए काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो ओनली 1 and 2, 2 and 3, 1 2 and 3 आपको आंसर करना है। सही विकल्प देखिए यहाँ पर जो सही है ओनली 3। क्या है सी आंसर? ये ओनली 3। देखें यहाँ पर मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन तंत्र मुख्य रूप से आमाशय यानी स्टमच में और छोटी आंत में होता है। आमाशय की जठर ग्रंथियों से गैस्ट्रिन रस निकलता है। कौन सा रस? गैस्ट्रिन रस, जिसे पेप्सिन कहा मतलब नाम से जाना जाता है। यह पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है। यह पेप्सिन ही आमाशय के अम्लीय वातावरण में प्रोटीन को जो है पेप्टाइड में तोड़ता है। और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाने वाले शक्तिशाली एंजाइम है, लेकिन ये आमाशय से नहीं निकलते हैं भैया, ध्यान रखना। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम छापा खाना है कहाँ स्थापित हुआ? वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश? ये देखो भैया, प्रिंटिंग प्रेस ये था गोवा, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है गोवा। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना कब आया था? 1556 ईस्वी में। कब? 1556। क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगाली जेसुइट मिशनरियों द्वारा गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलो यदि त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है।
इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:4:5 एंड इट्स जो है पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। आपको आंसर करना है। देखो भैया, यह है LT ग्रेड 2025 में पूछा गया आपका मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम देखें जो सही विकल्प है वो है भैया 54 वर्ग सेंटीमीटर, ये है आपका, ठीक है। देखो तो ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन भाई, ये है 1921 के मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है। वेयर डिड द मोपला रेवेलियन जो है रेवोल्यूशन ऑफ 1921 टेक प्लेस? तेलंगाना, विदर्भ, मालाबार और मराठवाड़ा। आंसर करो, ठीक है, फटाफट आंसर करो। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मालाबार। क्या है? मालाबार, ठीक है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह मुख्य रूप से मुस्लिम मोपला काश्तकारों द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार तथा स्थानीय उच्च जाति के हिंदू जमींदारों के दमनकारी जो है भूमि कर और निष्कासन नीतियों के खिलाफ एक हिंसक किसान सशस्त्र संघर्ष था। इसकी शुरुआत खिलाफत आंदोलन के प्रत्यक्ष प्रभाव से हुई थी, लेकिन समय के साथ इसने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया, ठीक है। इसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने मालाबार में मार्शल लॉ लगा दिया और मालाबार विशेष पुलिस का गठन किया था, ठीक है। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति किसने कहा था, ठीक है। देखो, हु यूज द एक्सप्रेशन हॉलीडे जो है रिक्रिएशन फॉर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये शब्द किसने कहा था आपको बताना है। ये सही, ये देखें, ये चूंकि आप जानते हैं लोकमान्य तिलक साहब गण दल के नेता थे, ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नरमपंथी चरण की कली आलोचना करते हुए महान राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने ये शब्द कहा था कि यार देखो ऐसा है, ये सब आते हैं, छुट्टी का आनंद लेते हैं, बस बात करते हैं, चले जाते हैं, करते करते कुछ नहीं है। क्योंकि लाल, बाल और पाल तीनों लोग उग्रवादी नेता थे। वो शुरू में तो कांग्रेस से जुड़े, लेकिन बाद में देखे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए था, तो विद्रोह करके अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से नरम और गरम दल दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, ये देखो ROARO में पूछा गया है। फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप वाज फाट कब लड़ा गया? 70 में, 75 में, 1597 में, 1576 में। बहुत सरल है, कई बार देखा हम लोगों ने। कब है? 1576 में। मेरे भाई, अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, और इस श्रृंखला को अगर आपके जो भी साथी तैयारी करते हो उन तक शेयर ना करते हो, ये बहुत गलत है। बहुत मेहनत की जाती है आपके लिए, ठीक है। आप ये देखें, एक साथ में इतनी लंबी वीडियो को आप बनाना, तैयार करना, पूरे मैटर को वेरीफाई करना इतना इजी टास्क नहीं है, ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। और हाँ, एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने परचेज नहीं किया है तो गलत बात है, ठीक है, तुरंत करिए आप जा करके, ठीक है। यहाँ पर देखें, भारतीय इतिहास का अत्यंत प्रसिद्ध और गौरवशाली जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 में, कब? 18 जून 1576 में लड़ा गया था। यह भयंकर युद्ध मेवाड़ के महान सूरवीर राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के बीच हल्दी घाटी के सकरे पहाड़ी दर्रे में हुआ था, ठीक है। चलो, भारतीय सेना ने फरवरी 2025 में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी जो है कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा था? व्हाट डिड द इंडियन आर्मी रिनेम इट्स जो है ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम इन कोलकाता इन फरवरी 2025? सैन्य दुर्ग, ये करंट अफेयर है भाई, विजय दुर्ग, करियप्पा दुर्ग और अरिंदा बनर्जी, ठीक है। आंसर करो। ये जो सही विकल्प है इसका नाम बनाकर रख दिया गया विजय दुर्ग, ठीक है। भारतीय सेना ने फरवरी 2025 में कोलकाता स्थित अपने जो पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग रख दिया गया। इसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। यह निर्णय जो है अगर हम देखें
तो औपनिवेशिक मानसिकता और अंग्रेज राज के प्रतीकों को त्यागने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। फोर्ट विलियम का निर्माण 1781 में, कब 1781 में किया गया था, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था, और इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था, और अब इसका नाम बदल करके विजय दुर्ग रख दिया गया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? विच कमेटी जो है रिकमेंडेड द 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GV के राव समिति, LM सिंघवी समिति? तो आंसर करें सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, कब? 1957 में। ठीक है, 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने और उनका बेहतर कामकाज के लिए उपाय सुझाने के लिए किया गया था। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना गया। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन, ये भैया, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पूना समझौता, समन्वय अवज्ञा समाप्ति, ये देखो UPPCS 2025 में पूछा गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता। आंसर करें। देखिए यहाँ पर जो कूट दिया है, कूट के माध्यम से आपको सही आंसर करना है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये सही है। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है, जो कि यह 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 में हुआ। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर गोलमेज सम्मेलन की बात आती है। गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? 7 सितंबर 1921 में, 7 सितंबर 1931 में। ठीक है, ये जो है से 31 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में काम किया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज में, मतलब वहाँ पर प्रतिभाग किया था। आगे देखो पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट ये समझौता जो है किसके में? अम्बेडकर साहब और गांधी के बीच में हुआ था। गांधी जी के जो है ये 24 सितंबर 1932 को एरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कब? 1932 में। ठीक है, 1932 में। समय क्या था? 24 सितंबर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखें। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, ये कब लिया गया था? ये भैया 34 में, 1934 में। कब? 1934 में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके से सही सुमेलित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन, नीचे जो दी गई हैं उनमें से आपको बताना है कौन सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, बेसिन इज द टर्म ऑफ एरिया के आधार पर कावेरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। ठीक है, देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया महानदी। क्या है? महानदी। जैसे नाम महा है वैसे महा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत के जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिए गए जो विकल्प दिए गए हैं उनमें महानदी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। महानदी बेसिन कुल जल संग्रहण क्षेत्र लगभग 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन, बहते जल द्वारा कौन सी आकृति यानी निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? विच फीचर इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल वर्क बाय रनिंग वाटर? नदी वेदिकाएं, जड़ोड़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, अब यहाँ पर सही विकल्प है वो है नदी वेदिकाएं। ठीक है, ये है विच फीचर इज नॉट द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क बाय रनिंग वाटर? तो ये क्या है? रिवर, यहाँ पर नदी वेदिकाएं हैं। नदी वेदिका यानी रिवर ट्रेस निक्षेप यानी डिपोजिशन का नहीं है। ठीक है, बल्कि अपरदनात्मक यानी इरोजनल का परिणाम है। ये तब बनती है जब नदी अपने जलोढ़ या आहार शैल को लंबवत रूप से काटती है, जिसे घाटी के किनारों पर सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है। क्या होता है? घाटी नुमा सीढ़ी बन जाती है। जलोढ़ पंख एक निक्षेपण जो है स्थलाकृति है। यह तब बनता है जब नदी पर्वतीय ढलानों में अचानक मैदानी भागों में प्रवेश करती है और अपने साथ लाए मलबे को पंखे के आकार में जमा कर देती है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही या विषय और संविधान? ठीक है, विषय और संविधान की अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सब्जेक्ट और आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति के मतलब पदावधि और पद की शर्तें 59। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कौन एक सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है।
लेकिन एक है जो सुमेलित नहीं है। अब इसी तरीके से फंसा देगा भाई। ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 53 ये वाला, राष्ट्रपति का निर्वाचन की जब बात आती है तो यह सुमेलित नहीं है। ये जो है अनुच्छेद यह जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ना कि 53। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान 52 में है और राष्ट्रपति की पदावधि 56 में है और 59, ये सब सही है। आगे बढ़ो। अमलैंड, ठीक है, अमलैंड शब्द का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अमलैंड? नगर का हृदय क्षेत्र, ठीक है, सैटेलाइट नगर, नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र, नगर का आवासीय क्षेत्र। आंसर करें सही विकल्प। यहाँ पर देखिए, नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र, नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र, ये आपका सही विकल्प है। क्या? नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र। अगर हम बात करें, अमलैंड एक जर्मन शब्द है जिसका उपयोग भूगोल और नगर नियोजन में किसी शहर या कस्बे के उस आसपास या प्रतिवेशी क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है जो आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से उस मुख्य नगर से जुड़ा है। इसे शहरी भूगोल में नगर के प्रभाव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नगर अपने अमलैंड को वस्तुओं एवं सेवाएं प्रदान करता है, जबकि अमलैंड से नगर को कृषि उत्पाद, कच्चा माल और श्रम प्राप्त होता है। ठीक है, चलो। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखो, हु फर्स्ट यूज द टर्म डीप इकोलॉजी? ईपीओडम, सी रॉनकियर, एफ डी क्लीमेंट्स, अर्नेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए अर्नेनेस, ये है आपका, इसमें आपको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प है भैया अर्नेनेस, ये है। ठीक है, ये अर्नेनेस। अगर हम देखें, गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1973 में नॉर्वे के प्रसिद्ध दार्शनिक पर्यावरणविद अर्नेनेस ने किया था। यह एक पर्यावरणीय दर्शन है जो यह मानता है कि पृथ्वी पर सभी जीव प्राणियों का अपने आप में समान मूल्य है, चाहे मानव उपयोगिता के लिए उनका कोई महत्व हो या ना हो। गहन पारिस्थितिकी मानव केंद्रित दृष्टिकोण का विरोध करती है और प्रकृति के साथ मानव के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देती है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां धारण की थी? हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल यामिन उल खिलाफत एंड नासिर ए आमिर उल मोमिन? ठीक है, बलबन, नजरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ये देखो सही विकल्प है भैया। ROARO 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखें जो सही विकल्प है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, ये वाला। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसे यामिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिन की भव्य उपाधियां जो है धारण किया हुआ था। ठीक है, सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में कौन से कथन सही? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन? यह जल निकास के पोषक तत्वों के संवर्धन की प्रक्रिया है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। ठीक है, तो एक दो दोनों, एक ना तो एक ना ही दो, ये आपको सही विकल्प है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और दो दोनों, यहाँ पर ये सही विकल्प है, एक और दो दोनों। ठीक है, अगर हम देखें सुपोषण किसी भी जल निकास जैसे झील, तालाब और नदी, ये देख रहे हैं ना, में पोषण तत्व विशेषकर नाइट्रोजन और फास्फोरस के अत्यधिक संवर्धन की प्राकृतिक या मानव जनित प्रक्रिया है। ठीक है, आप जानते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि ये नदी में नहीं होगा भाई, नदी में बहुत कम है चांसेस, लेकिन तालाब और जो है झील में ज़्यादा होता है, वहाँ पर जाता है पोषण अधिक और इसकी वजह से ये काई बन जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? पोषक तत्वों की इस अधिकता के कारण जल में शैवाल और अन्य जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो उनके अपघटन की प्रक्रिया में जीवाणु पानी में मौजूद ऑक्सीजन का भारी मात्रा में उपयोग करता है और इसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन के इस भारी उपयोग के कारण जल निकास में जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD यानी बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है और घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और जिसकी वजह से मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों का आपका सही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं? विच प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड? जो है इम्प्योरिटीज, आसवन, ऊर्ध्वपतन, क्रिस्टलीकरण, उपरोक्त सभी। देखें सही विकल्प यहाँ पर ये सही है, आसवन। क्या है? डिस्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आप देख लें।
मुख्य रूप से तरल पदार्थ के मिश्रण को उनके क्वथनांक में अंतर के कारण पर अलग करने और शुद्ध करने की एक प्रक्रिया, जैसे समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करना, पेट्रोलियम का शोधन, ठीक है, यह ठोस अशुद्धियों को शुद्ध करने की प्राथमिक विधि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 11वीं लोकसभा, ठीक है, ये देखो ये अध्यक्ष है और ये आपका यहाँ पर 11वीं 12वीं लोकसभा पीए संगमा, ठीक है, पीए संगमा। 14वीं लोकसभा जो है सोमनाथ चटर्जी। 17वीं लोकसभा सीएमजी जो है बाला योगी। आपको बताना है कौन अध्यक्ष है और कौन सही सुमेलित आपको करना है, 1 2 2 इस तरीके से। ठीक है, ये एक तरफ लोकसभा के अध्यक्ष हैं, एक तरफ जो है ये कौन सी लोकसभा है उसको आपको बताया गया। अब इसमें हम देखें तो जो सही है वो है भैया पहला, ठीक है, 2 4 3 1, ठीक है, क्या है 2 4 3 1, 2 4 पहले में है 2, ठीक है, उसके बाद दूसरे में है 4, फिर उसके बाद है भैया ये तीसरा है, फिर उसके बाद ये है 1 है। ठीक है, आप देखो 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष पीए संगमा रहे। कौन? पीए संगमा साहब, जो कि 1996 से 98 तक, ये भी समय पूछा जा सकता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति भी थे, आदिवासी नेता थे। अब हम 12वीं लोकसभा की बात करें, सीएमजी बाला योगी साहब थे। ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष है, वो भारत के पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करें हम 14वीं लोकसभा, सोमनाथ चटर्जी साहब थे। कौन? सोमनाथ चटर्जी साहब। तो ये सोमनाथ चटर्जी साहब जो है 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेता थे। अब हम बात करें 17वीं लोकसभा, ये ओम बिड़ला साहब। ठीक है, ओम बिड़ला साहब 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष हैं। अब इस समय कौन सा लोकसभा चल रही? 18वीं। तो इस तरीके से ये सही सुमेलित है। आगे बढ़ो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, देखिए कार्डियोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कार्डियोलॉजी श्वसन से, एंट्रोलॉजी मूत्र तंत्र, यूरोलॉजी पाचन तंत्र, न्यूरोलॉजी तंत्र तंत्र। देखो इसमें से आपको बताना कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हम सब जानते हैं न्यूरो किससे संबंध? तंत्र क्या जो है नर्वस से, ना से न्यूरो ना से नर्वस से, तो हम आराम से जानते हैं। बाकी अगर सुमेलित किया जाए कार्डियोलॉजी या हृदय से संबंधित होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ये भैया होता है पाचन तंत्र से संबंधित, पेट आंत। यूरोलॉजी की हम बात करें तो ये भैया पुरुष और महिला जो है मूत्र पथ प्रणाली और पुरुष प्रजनन अंगों की बीमारियों पर केंद्रित है, ना कि पाचन पर। आगे बढ़ो, पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होता है? फ्रॉम व्हाट इज द मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ अर्थ प्रोड्यूस? घास, शैवाल, वृक्ष और धान की खेती। आंसर करें सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया शैवाल यानी एलजी। ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद अधिकांश ऑक्सीजन स्थलीय वृक्षों से नहीं बल्कि महासागर में मौजूद सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होती है, जिन्हें मुख्य रूप से समुद्री शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 50 से 80% ऑक्सीजन उत्पादन का श्रेय समुद्री फाइटोप्लैंक्टन और शैवाल को जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, कृषि का विकास कल्याण विभाग द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? ठीक है, यहाँ पर देखिए 3156, ये देखो एलटी ग्रेड का क्वेश्चन है भाई, लाख मीट्रिक टन, इतना, ये चारों हैं। इनमें से जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। यहाँ पर सही विकल्प है आपका सी आंसर। ठीक है, यहाँ पर 3,322.98 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर व्यवस्था जो विभिन्न देशों से सूचना उपग्रह द्वारा विश्व में पहुंचाती है। ठीक है, व्हाट इज द कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड दैट सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज क्रॉस द वर्ल्ड वाया सैटेलाइट? अपोलो, इनसेट टुडे, इंटरनेट और निकटेल। ठीक है, निकनेट। आंसर करो यहाँ पर निकनेट, ये आपका सही विकल्प है। क्या है? निकनेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन, कौन सी रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू होती है? विच रीट इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिशोध, अधिकार प्रेक्षा। ठीक है,
चलो आंसर करो भाई। सही विकल्प है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। प्रोहिबिशन रिट किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने से अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रहे हो। या रिट उस समय जारी होती है जब निचली अदालत में कार्यवाही लंबित होती है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण कराया गया था। द ग्रैंड स्तूप ऑफ अमरावती वाज बिल्ट बाय द किसके? मौर्य राजवंश, सातवाहन राजवंश, शुंग राजवंश, वाकाटक राजवंश। आरो यारो 2025 इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सही विकल्प है सातवाहन राजवंश इसके द्वारा। ठीक है, सातवाहन राजवंश के द्वारा अमरावती स्तूप, जिसे महाचैत्य के भी नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से सातवाहन राजवंश के संरक्षण में अपने भव्य और विशाल स्वरूप में विकसित हुआ था। ठीक है, कुशरोत की घाटी यानी वैली ऑफ गेसर्स कहाँ स्थित है? वेयर इज द वैली ऑफ गेसर्स लोकेटेड? कमचटका रूस, एल टाटियो चिली, टाउपो न्यूजीलैंड, आइसलैंड। आंसर करो भाई फटाफट। ठीक है, ये है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है कमचटका रूस में। ठीक है, गीजर की घाटी की अगर हम बात करें तो गीजर की घाटी यानी वैली ऑफ क्या? वैली ऑफ गेसर्स रूस के सुदूर पूर्व में स्थित कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है, यह यूरेशिया का एकमात्र गीजर क्षेत्र है। दुनिया में गीजर का दूसरा सबसे बड़ा जमावड़ा है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लाइकेन के संदर्भ में, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विथ रेफरेंस ऑफ द लाइकेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, बिल्कुल। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह उगते हैं, तो आप सब जानते हैं, बहुत फेमस है, हमने कई बार देखा। दोनों एक, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। तो इसमें क्या है? सिर्फ ये है। ठीक है, आप जानते हैं लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, और जब प्रदूषण होता है तो इसकी वजह से क्या होता है? वो मरने लगते हैं, तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के उत्कृष्ट जैविक संकेतक माने जाते हैं इनको, और हवा की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अक्सर जो है लाइकेन का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखा, और उम्मीद करते हैं ये आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड कर रहा है। इन वीडियोज़ को तैयार करने में बहुत मेहनत की जा रही है। ठीक है, आप इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर करें। ठीक है, और हाँ, अभी तक आपने डाउनलोड ना किया हो और कोर्स को परचेज ना किया हो तो तुरंत जा करके करिए। बहुत मतलब छोटी सी प्राइस दे करके आप इनकी PDFs प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।